बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर। नर्सिंग सिर्फ केयर प्रोवाइड करने का नाम नहीं है, बल्कि हर इंडिविजुअल की यूनिक नीड्स को समझने और उनका जवाब देने का प्रोसेस है। चाहे वो बीमार हो, रिकवरी फेज में हो या बेहतर हेल्थ की तरफ जा रहा हो। नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो नर्सिस को पेशेंट केयर को असेस, डायग्नोज, प्लान, इम्प्लीमेंट और इवॉल्युएट करने में मदद देता है ताकि बेस्ट पॉसिबल आउटकम इंश्योर किया जा सके। ये नर्सिस को इन्फॉर्म्ड क्लिनिकल डिसीजन लेने, पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करने और चेंजिंग हेल्थ नीड्स के मुताबिक एडॉप्ट करने में मदद देता है। आज हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नर्सिंग केयर की क्वालिटी को कैसे इन्हेंस करता है और मॉडर्न हेल्थ केयर में क्यों एसेंशियल है। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस एंड इट्स कंपोनेंट। नर्सिंग प्रोसेस और उसके मुख्तलिफ हिस्से को डिफाइन कर सकेंगे इस ऑब्जेक्टिव में हम। डिस्क्राइब पर्पसेस एंड एडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। Perform assessment by utilizing FHP tool. फंक्शनल हेल्थ पैटर्न टूल का इस्तेमाल करते हुए पेशेंट का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। लिस्ट डाउन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स एंड इवॉल्यूएशन। Integrate 5 components of nursing process through different clinical scenarios and begin to use nursing process to deliver safe nursing care to individual and participate in safe patient care delivery. So, what is nursing process? According to Potter and Perry 2017, nursing process is a systematic client-centered method for structuring the delivery of nursing care. नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक और पेशेंट सेंटर्ड केयर है जो नर्सिंग केयर को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में मदद देता है। इसका मकसद ये है कि हर पेशेंट को उसकी नीड्स के मुताबिक बेहतरीन केयर दी जा सके। नर्सिंग प्रोसेस entails gathering and analyzing data in order to identify client strengths, potentials or actual health problems and developing and continually reviewing a plan of nursing interventions to achieve mutually agreed outcomes. नर्सिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा पेशेंट की हेल्थ के मुतालिक डेटा इकट्ठा करना है और उसको एनालाइज करना ताकि उसकी स्ट्रेंथ और पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम्स का पता लगाया जा सके। फिर एक प्लान तैयार किया जाता है जो नर्सिंग इंटरवेंशंस पर मुश्तमिल होता है। इस प्लान को कंटिन्यूसली रिव्यू किया जाता है ताकि पेशेंट और नर्स दोनों के म्यूचुअली एग्रीड गोल्स हासिल किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसका शुगर लेवल बढ़ रहा है तो नर्स पहले उसका हेल्थ डेटा कलेक्ट करेगी, जैसे कि ब्लड शुगर रीडिंग्स और डाइटरी हैबिट्स के बारे में मालूम करेगी। फिर उस डेटा को एनालाइज करके ये देखा जाएगा कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है और उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। इसके बाद नर्स एक नर्सिंग केयर प्लान बनाएगी जिसमें पेशेंट को हेल्थी डाइट्स फॉलो करने, एक्सरसाइज करने और मेडिसिन टाइम पर लेने की इंस्ट्रक्शंस या टीचिंग दी जाएगी। ये प्लान बार बार रिव्यू किया जाएगा ताकि देखा जा सके कि पेशेंट की हेल्थ बेहतर हो रही है या नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज असेसमेंट, then nursing diagnosis, then goal, implementation, evaluation। हम इन सबको एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर स्टेप का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो पेशेंट केयर को बेहतरीन बनाता है। Now what is the purpose of nursing process? Number 1 is to identify a client's health status, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और नीड्स। पेशेंट की सेहत की करंट कंडीशन और जो भी मुमकिन पोटेंशियल या मौजूदा एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि
सही केयर बनाया जा सके, सही केयर प्लान बनाया जा सके। टू एस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। जो भी पेशेंट की नीड्स आइडेंटिफाई हुई हैं उनको पूरा करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया जाए। ये प्लान पेशेंट की बेहतरीन केयर और सेहत की तरफ बेहतर प्रोसेस में मदद करता है। टू टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस टू मीट दोज नीड्स। जो प्लान तैयार किया गया है उसके मुताबिक नर्सिंग इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करना ताकि पेशेंट की नीड पूरी हो सके और उसकी हेल्थ फर्दर इम्प्रूव हो। ये सब स्टेप्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर मिल सके। Advantages of nursing process. Number 1. It represents the cognitive, psychomotor and affective skills and abilities used by the nurse to plan care for a patient. नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसी टेक्निक है जो नर्स का कॉग्निटिव लेवल्स मीन सोचने और फैसला लेने की सलाहियत और साइकोमोटर स्किल्स और इमोशंस फीलिंग्स एंड वैल्यूज मीन्स अफेक्टिव स्किल को इस्तेमाल करती है। ये सब मिलकर इंश्योर करते हैं कि पेशेंट के लिए एक बेहतरीन केयर प्लान बनाया जा सके। नंबर 2. वर्क एज अ साइक्लिक एंड डायनामिक प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस एक साइक्लिक और डायनामिक प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। जब पेशेंट की हेल्थ कंडीशन चेंज होती है तो नर्सिंग प्रोसेस भी उसके मुताबिक एडजस्ट होता है। ये एक बार का नहीं बल्कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। Number 3. Serve as client centered framework. ये एक पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है जिसमें हर पेशेंट की इंडिविजुअल नीड को देखा जाता है, उसको सामने रखा जाता है। हर शख्स की हेल्थ कंडीशन मुख्तलिफ होती है और नर्सिंग प्रोसेस ये इंश्योर करती है कि केयर हर पेशेंट की स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक दी जाए। परमिट्स होलिस्टिक केयर डिलीवरी। नर्सिंग प्रोसेस सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करता बल्कि पेशेंट के हर एस्पेक्ट को देखा जाता है इसमें, सच एज फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। ये हॉलिस्टिक अप्रोच है जो पेशेंट की ओवरऑल वेलबीइंग को इम्प्रूव करती है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज नर्सिंग असेसमेंट. Number 1. It is the systematic and continuous process of information collection, organization, validation and documentation of data. नर्सिंग असेसमेंट एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन और डॉक्यूमेंट का काम करता है। ये स्टेप सबसे पहले और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि पेशेंट की हेल्थ कंडीशन कैसी है। Number 2. Assessment is done to determine and prioritize the patient's problems, needs and plan nursing intervention accordingly. Assessment का मकसद ये होता है कि पेशेंट की असली प्रॉब्लम और नीड्स समझी जा सके, फिर इन नीड्स को अहमियत के मुताबिक देखा जा सके ताकि नर्सिंग इंटरवेंशन का एक बेहतरीन प्लान बनाया जा सके। ये इंश्योर करती है कि जो सबसे ज़रूरी इशू है उनको सबसे पहले एड्रेस किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और साथ ही फीवर भी है तो नर्स पहले उसकी सांस लेने की तकलीफ को प्रायोरिटी देगी, उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करेगी। फीवर भी इम्पॉर्टेंट है मगर सबसे पहले उसकी सांस का मसला हल करना ज़रूरी होगा। इस तरह असेसमेंट से ये पता चलता है कि सबसे पहले किस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। हाउ टू ऑब्टेन नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है, अब नर्सिंग असेसमेंट करने के लिए हमें डेटा कलेक्शन करना होगा। सो डेटा कलेक्शन क्या है? व्हाट इज डेटा कलेक्शन? डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। डेटा कलेक्शन का मतलब है पेशेंट की हेल्थ के मुतालिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। ये स्टेप नर्सिंग असेसमेंट का अहम हिस्सा है जो पेशेंट की कंडीशन को एनालाइज करने में मदद देता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, डेटा हमें दो सोर्सेज से मिल सकता है, या तो वो प्राइमरी डेटा होगा या सेकेंडरी डेटा होगा। अब प्राइमरी डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा इज पेशेंट्स ओन वर्बल फीलिंग्स, वैल्यूज,
beliefs, attitudes, and perception of health, status, and life situations. This can be taken from client or patient. सो प्राइमरी डेटा वो इंफॉर्मेशन होती है जो खुद पेशेंट से ली जाती है। ये उसके जज्बात यानी फीलिंग्स, सोचने का तरीका, मतलब वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड और उसके हेल्थ और ज़िंदगी के डिफरेंट सिचुएशन को समझने में मदद देती है। ये सब पेशेंट के ज़रिए डायरेक्टली हासिल होती है। पेशेंट हमें खुद इंफॉर्मेशन देता है तो वो प्राइमरी डेटा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट कहता है मुझे बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है और मेरा दिल बहुत घबराता है, तो ये प्राइमरी डेटा होगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन खुद पेशेंट अपनी फीलिंग्स और हेल्थ के मुतालिक बता रहा है। सेकेंडरी डेटा इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन बाय एन ऑब्जर्वर, फैमिली, relatives, or can be measured or tested. For example, pulse rate and blood pressure. सेकेंडरी डेटा वो होती है जो पेशेंट के अलावा किसी और सोर्स से मिलती है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज या कोई और ऑब्जर्वर। ये वो इंफॉर्मेशन होती है, ये वो इंफॉर्मेशन हो सकती है जो किसी टेस्ट या मेजरमेंट के ज़रिए मिली हो, जैसे पल्स रेट हमने कैलकुलेट कर लिया या हमने ब्लड प्रेशर मेजर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नर्स देखती हैं कि पेशेंट बहुत कमज़ोर लग रहा है या उसका फेस पेल हो गया है और वो चलने में मुश्किल महसूस कर रहा है, तो ये सेकेंडरी डेटा होगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पेशेंट ने खुद नहीं दी बल्कि नर्स ने ऑब्जर्वेशन से हासिल की है। इसके अलावा अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करने पर हमें लो फील हो तो ये भी सेकेंडरी डेटा होगा क्योंकि ये मेजरमेंट के ज़रिए मिला है और ये हमें डायरेक्टली पेशेंट ने खुद नहीं बताया, तो ये सेकेंडरी डेटा होगा। टाइप्स ऑफ डेटा। This classification depends on how the information is measured. It can be subjective data or objective data. ठीक है, हमारे पास फिर क्लासिफिकेशन एक और क्लासिफिकेशन है डेटा की, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो एक हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा है, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव डेटा क्या है। सब्जेक्टिव डेटा, द ओनली सोर्स इज अ क्लाइंट who frequently reports symptoms. For example, I am having pain. ये वो इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ पेशेंट खुद बता सकता है। इसमें पेशेंट की महसूस की गई सिम्टम्स शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट कहता है मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है, तो ये पेशेंट ने खुद बताया है, ये पेशेंट ने खुद फील किया है, तो ये सब्जेक्टिव डेटा है। ऑब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा इंक्लूड्स जनरल अपीयरेंस, हाइट, वेट, appropriate clothing and orientation to the environment. It can also involve a head-to-toe assessment and patient documentations. ऑब्जेक्टिव डेटा का मतलब है वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हम एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव डेटा में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? इसमें आ सकती हैं जनरल अपीयरेंस, यानी पेशेंट का ओवरऑल लुक कैसा है, क्या वो ठीक लग रहा है या हेल्थी है। उसके अगर हमने हाइट एंड वेट मेजर की है तो वो ऑब्जेक्टिव डेटा होगा। पेशेंट की क्लॉथिंग कैसी है, क्या पेशेंट ने मौसम और सिचुएशन के मुताबिक कपड़े पहने हैं। इन्वायरमेंट को ओरिएंटेशन कैसी है, क्या पेशेंट अपने आसपास के इन्वायरमेंट से वाकिफ है, क्या उसे जगह और वक्त का पता है। और हेड टू टू असेसमेंट भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा आता है। इसके अलावा जो पेशेंट के पास डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो उसके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो तमाम रिकॉर्ड जो पेशेंट की हेल्थ और ट्रीटमेंट का हिस्सा होते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव डेटा होते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिशियंस नोट, और जिसमें हमारे पास डॉक्टर की तरफ से लिखी गई इंफॉर्मेशन जैसे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान और डिफरेंट डायग्नोसिस के बारे में लिखा गया होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव डेटा में होता है। फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपिस्ट नोट्स जो होते हैं, अगर पेशेंट को फिजियोथेरेपी मिल रही हो तो उसकी प्रोग्रेस और एक्सरसाइज का रिकॉर्ड भी ऑब्जेक्टिव डेटा में शामिल होगा। डाइटिशियंस नोट, जिसमें जो पेशेंट की हेल्थ प्लान लिखी गई हो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लड टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई या कोई भी मेडिकल टेस्ट जो पेशेंट के साथ मौजूद हो, तो वो ऑब्जेक्टिव डेटा में आएगा। नर्सिंग नोट्स, नर्सेज जो ऑब्जर्वेशन करती हैं, जैसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, मेडिकेशन का रिकॉर्ड हो गया और कोई भी नया जो सिम्टम्स उसने डॉक्यूमेंट किया हो नर्सेज नोट्स में, तो ये सब ऑब्जेक्टिव डेटा में आएगा। मेथड्स फॉर कलेक्टिंग डेटा।
ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज इंटरव्यूज, मतलब हम डायरेक्टली पेशेंट या उनकी अटेंडेंट से बात करते हैं ताकि उनकी हेल्थ कंडीशन और कंसर्न्स को समझा जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट को डायबिटीज़ है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि वो अपनी डाइट कैसे मैनेज करता है और क्या उसको कभी हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया का इशू हुआ है। तो ये इंटरव्यूज़ में हम उससे बातें करते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। पेशेंट फाइल और हॉस्पिटल रिकॉर्ड, पेशेंट की फाइल या हॉस्पिटल रिकॉर्ड हमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री, प्रीवियस ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशंस और डायग्नोज के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो उसकी फाइल से हमें पता चलेगा कि उसका क्रेटिनिन लेवल पहले से हाई है या नए सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। लैब वैल्यूज़, लैब वैल्यूज़ पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को ऑब्जेक्टिवली असेस करने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट का हेमोग्लोबिन लो है तो हमें एनीमिया का डाउट हो सकता है और हम उसकी फर्दर असेसमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट उसके पास मौजूद है। तो ये हमारे पास डेटा कलेक्शन में हेल्प करती है। फैमिली, अगर फैमिली भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है पेशेंट के हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए, स्पेशली जब पेशेंट खुद अपनी कंडीशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर एक एल्डरली पेशेंट कंफ्यूज है तो उसकी फैमिली से पूछ सकते हैं कि पहले भी ऐसे एपिसोड्स हुए हैं या ये नया सिम्टम्स है। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब है कि हम पेशेंट को असेस करते हैं ताकि किसी भी एबनॉर्मेलिटी को आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसकी टांगों में सूजन है, मतलब एडिमा है, तो हम इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि एडिमा प्रेजेंट है या नहीं, और अगर प्रेजेंट है तो उसकी ग्रेडिंग क्या है। कंसल्टेशन विद अदर हेल्थ केयर टीम, कभी कभी हमें पेशेंट के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस को समझने के लिए दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना पड़ता है ताकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न FHP एक असेसमेंट फ्रेमवर्क है जो हम नर्सिंग प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ और लाइफस्टाइल को समझ सके। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो डिफरेंट हेल्थ डोमेन्स को कवर करता है। इस फॉर्म का यूज़ हम पेशेंट की हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स, कंसर्न्स और डेली एक्टिविटीज़ असेस करने के लिए करते हैं। हर पैटर्न एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करता है और इसमें हम जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं जो पेशेंट की हेल्थ और वेलबींग को आइडेंटिफाई करते हैं, हमें समझने में हेल्प करते हैं। ये कुछ डोमेन्स हैं, हम इनको जनरली वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 इज हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न। पेशेंट अपनी हेल्थ को कैसे परसीव करता है और अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखता है। फॉर एग्जांपल, हम पेशेंट से पूछते हैं आप अपनी सेहत को ओवरऑल कैसे समझते हैं। नंबर 2 इज न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न, पेशेंट की डाइट और न्यूट्रिशन हैबिट कैसी है। फॉर एग्जांपल, हम पेशेंट से पूछ सकते हैं आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं। एलिमिनेशन पैटर्न, बाउल और ब्लैडर हैबिट्स नॉर्मल हैं या कोई इश्यू है। इसमें द क्वेश्चन वी कैन आस्क इज क्या आपको कॉन्स्टिपेशन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है। एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का रूटीन कैसा है आपका। द क्वेश्चन वी कैन आस्क इज आप दिन में कितनी बार चलने या एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो हम डिफरेंट डोमेन्स में हम पूछ सकते हैं। देन हमारे पास आता है कॉग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न, थिंकिंग, मेमोरी और सेंसेशनल परसेप्शन कैसी है आपकी। फॉर एग्जांपल, क्या कभी आपको याद रखने में या डिसीजन लेने में मुश्किल होती है। ओके, देन स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, पेशेंट का स्लीप रूटीन कैसा है। फॉर एग्जांपल, आप रात को कितने घंटे सोते हैं और क्या नींद पूरी होती है। ओके, सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न में हम पेशेंट से पूछते हैं पेशेंट अपने आप को कैसे परसीव करता है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी पर्सनैलिटी या सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब हम जनरल क्वेश्चन करते हैं तो पेशेंट जो है हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन देता है और अपने बारे में जो उसको इश्यूज है उसको एक्सप्लोर करता है और वो हमें इंफॉर्मेशन देता जाता है और हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है,
रोल रिलेशनशिप पैटर्न, पेशेंट की फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट से पूछते हैं आपके घर या काम पर रिश्ते कैसे हैं, या जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपके रिश्ते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं या आप कहीं भी टीचिंग करते हैं, तो आपके दूसरे लोगों के साथ कैसे रिलेशंस हैं। सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्टिव पैटर्न, सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव कंसर्न्स के बारे में हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या आपको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई कंसर्न्स हैं, कोई इश्यूज हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं। कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न, स्ट्रेस से डील करने का क्या तरीका है आपका। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट से पूछते हैं आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न, पेशेंट की पर्सनल बिलीव्स और वैल्यूज़ का उनकी हेल्थ पर क्या असर है। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ वैल्यूज़ क्या है। तो जो उसकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, जिस चीज़ को वो वैल्यू देगा, तो उस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा और हम उसमें फिर फर्दर क्वेश्चन करेंगे, फर्दर उसमें एक्सप्लोर करेंगे। ये पैटर्न्स पेशेंट की हॉलिस्टिक हेल्थ असेसमेंट में मदद करते हैं और हम इनके बेसिस पर नर्सिंग इंटरवेंशंस प्लान कर सकते हैं। प्रिंसिपल टू असेसमेंट, सब्जेक्टिव डेटा के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, पेशेंट से पहले इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है ताकि ट्रस्ट डेवलप हो सके। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम सना है, मैं आपकी हेल्थ असेस करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो इस तरह पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। देन टेक कंसेंट फॉर राइटिंग नोट्स और फिलिंग फॉर्म। जब भी आप सब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं तो पेशेंट से परमिशन लेना ज़रूरी है। जब पेशेंट उसकी इंफॉर्मेशन जब हम उसकी इंफॉर्मेशन लिख रहे होते हैं तो हम उससे परमिशन लेंगे कि क्या आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन नोट कर सकता हूँ। अगर वो परमिशन देता है तो हम उसका डेटा जो है या उसकी इंफॉर्मेशन जो है हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अप्लाइड प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, पेशेंट से फ्रेंडली और एम्पैथेटिक तरीके से बात करनी चाहिए ताकि वो अपनी हेल्थ कंसर्न्स फ्रीली शेयर कर सके। फॉर एग्जांपल, आप अपनी तबीयत के बारे में जो भी महसूस कर रहे हैं बेझिझक बता सकते हैं और ये हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जब हम सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा, अब ऑब्जेक्टिव डेटा के क्या प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 इज रीअश्योरेंस फॉर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट को ये बताना ज़रूरी है कि उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, मतलब किसी के साथ शेयर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आपकी तमाम मेडिकल इंफॉर्मेशन सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए ही यूज़ होगी। ठीक है, तो ये एक लाइन जब हम बोलते हैं तो पेशेंट जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करता है। नंबर 2 इज क्वाइट इन्वायरमेंट, असेसमेंट की एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ शोर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम ये असेसमेंट एक क्वाइट रूम में करेंगे ताकि आप आराम से बात कर सकें। इस तरह की पेशेंट्स को हम लाइन्स बोलेंगे ताकि वो कंफर्टेबल हो और वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है हमारे साथ इजीली शेयर करे। पेशेंट शुड बी पेन फ्री, अगर पेशेंट दर्द महसूस कर रहा है तो पहले उसका पेन मैनेज करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल हम उसको बोलेंगे अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो पहले उसको मैनेज कर लेंगे, उसके बाद हम जो है आपकी फर्दर हिस्ट्री लेंगे। गुड लाइट, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए ताकि एग्जामिनेशन क्लियरली हो सके। फॉर एग्जांपल, अच्छी लाइट कंडीशन में पेशेंट की स्किन और आइज़ का अच्छी तरह ऑब्जर्वेशन होती है और हम अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और कोई ऐसी जो है स्किन कंडीशंस हो तो गुड लाइट में वो भी अच्छी नज़र आ सकती हैं, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कोई भी चीज़ जो फोकस डिस्टर्ब करे उसको रिमूव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, टीवी या मोबाइल का नॉइस असेसमेंट के दौरान नॉइज़ जो है असेसमेंट के दौरान अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर लिसनिंग, पेशेंट की बात को अटेंटिवली सुनना चाहिए ताकि सही डायग्नोस हो सके। फॉर एग्जांपल, पेशेंट की बात बीच में इंटरप्ट किए बगैर सुननी चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर असेसमेंट हो सके और वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा हो उसको हम इंटरप्ट ना करें, उसको कट ना करें, क्योंकि अगर हम उसके बीच में बोलेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट जो है कंफर्टेबल फील ना करे, या अगर हम उसके बीच में बोलते हैं तो हो सकता है कि पेशेंट भूल जाए। तो विदाउट जो है वो इंटरप्शन के हमें प्रॉपरली उसको सुनना चाहिए। केस स्टडी 1, a 24-year-old girl is admitted in the emergency department with temperature 38 degrees C. During history taking, she verbalized, I have fever since 4 days.
She is awake and alert and shivering. On assessment, nurse identified that patient has redness and swelling in her throat. Her vital signs are temperature 36 degree per oral, pulse is 120 per minute, and BP is 140/95 mmHg. Task 1. Identify subjective data. Task 2. Identify objective data. Interpret finding that is congruent with both assessment. ठीक है, तो ये केस सिनेरियो का क्वेश्चन है। इनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर फाइंड आउट करें और अपने पास नोट कर लें। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको इसके आंसर्स देंगे। अपने अपने आंसर्स उसके साथ कंपेयर करने हैं कि जो आंसर्स आपने लिखे हैं वो ठीक हैं या नहीं। इसको सेपरेट करने की कोशिश करें, सब्जेक्टिव डेटा लिखें और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखें और वो डेटा निकालें कि जो दोनों को जो है मतलब शो करे कि वाकई में जो उसने सब्जेक्टिव डेटा दिया है वो ऑब्जेक्टिव में भी हमारी वही फाइंडिंग है। जब आप वो लिख लेते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर्स हैं, इसके साथ अपने आंसर जो है वो कंपेयर करें। ये हमारा सब्जेक्टिव डेटा है एंड ये ऑब्जेक्टिव डेटा है। ओके, सो नर्सिंग प्रोसेस का सेकेंड कंपोनेंट है नर्सिंग डायग्नोस। ठीक है, सो व्हाट इज नर्सिंग डायग्नोस? नर्सिंग डायग्नोस इज अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द क्लाइंट एक्चुअल or potential health problem which the nurse is licensed and competent to treat। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो पेशेंट की एक्चुअल या पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करती है जिसे नर्स ट्रीट करने की कॉम्पिटेंसी रखती है। ये डायग्नोस सिर्फ सिम्टम्स या मेडिकल कंडीशंस का नाम नहीं होता बल्कि पेशेंट की हॉलिस्टिक असेसमेंट पर बेस्ड होता है। ठीक है, All nursing diagnosis must be supported by NANDA। अब NANDA क्या है? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। हर नर्सिंग डायग्नोस को NANDA के मुताबिक होना चाहिए। NANDA एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्डाइज्ड नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड करती है ताकि नर्सिंग प्रैक्टिस हर जगह एक जैसी हो और एविडेंस बेस्ड हो। ठीक है, NANDA डायग्नोसिस हर 2 साल बाद जो है अपडेट होती हैं ताकि नए रिसर्च और क्लिनिकल फाइंडिंग्स को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम नर्सिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है और पेशेंट केयर को फर्दर बेहतर बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर COPD या आस्थमा का मेडिकल डायग्नोज दे सकता है, लेकिन नर्स क्या करेगी? लेकिन नर्स जो है वो NANDA के मुताबिक नर्स का डायग्नोज होगा इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। ठीक है, जो COPD या आस्थमा का पेशेंट है उसके लिए नर्सिंग डायग्नोज होगा इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस जो नर्सिंग इंटरवेंशंस को गाइड करेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है नर्स जो है उसको ट्रीट करेगी। NANDA का यूज करके नर्सेज जो है पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड कर सकती हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं और साइंटिफिकली प्रूवन होती है। Nursing process helps in identifying patient's problem that can be managed through nursing intervention. It is different from a medical diagnosis as it focuses on the patient's response to health condition rather than the disease itself. Nursing diagnoses are classified into actual, risk एंड हेल्थ प्रॉब्लम डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है जिन्हें नर्सिंग इंटरवेंशन से मैनेज किया जा सके। ये मेडिकल डायग्नोसिस से डिफरेंट होता है क्योंकि ये किसी डिजीज़ का नाम नहीं होता बल्कि पेशेंट की कंडीशन पर फोकस करता है, मतलब कि उस डिजीज़ को पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है, उसको पेशेंट के क्या सिम्टम्स है, तो उस सिम्टम्स के बेस के ऊपर नर्सिंग जो है एक नर्सिंग डायग्नोज बनाती है। प्रोसेस ऑफ नर्सिंग डायग्नोज। अब नर्सिंग डायग्नोज बनता कैसे है? स्टेप 1 है एनालाइज डेटा। नर्स जो है पेशेंट की असेसमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है उसको इंटरप्रेट करती है ताकि हेल्थ स्टेटस के पैटर्न्स और एबनॉर्मलिटीज को समझा जा सके। नंबर 2 इज आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिस्क एंड स्ट्रेंथ्स। इस स्टेज में नर्स ये आइडेंटिफाई करती है कि पेशेंट को क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, किसी रिस्क का चांस है और पेशेंट से कि कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो रिकवरी में मदद कर सकते हैं। नंबर 3 इज फॉर्मुलेटिंग
डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। नर्स एक क्लियर और स्पेसिफिक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाती हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट जैसे नेंडा 1 के मुताबिक होती है। ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम, उसकी वजह और सिम्टम्स को डिस्क्राइब करती है ताकि एक्यूरेट और इफेक्टिव क्लियर प्लान बनाया जा सके। टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस को फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है जो पेशेंट्स की कंडीशन के मुताबिक नर्सिंग इंटरवेंशंस प्लान करने में मदद देती है। नंबर 1 इज एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस। ठीक है, एन एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस इज अ करंट प्रॉब्लम that is present at the time of nursing assessment. It is based on the presence of associated symptoms and signs and symptoms. ठीक है, सो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोज वो प्रॉब्लम होती है जो असेसमेंट के वक्त पेशेंट में ऑलरेडी मौजूद होती है। ये डायग्नोसिस पेशेंट की करंट कंडीशन और उससे रिलेटेड सिम्टम्स पर बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक्यूट पेन, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एंजाइटी, हाइपरथर्मिया, कॉन्स्टिपेशन। तो इस तरह के जब भी वर्ड्स आपको मिलेंगे या इस तरह के जब भी आपको कंप्लेंट्स आएंगी तो ये एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोज होंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप हमारे पास आता है रिस्क नर्सिंग डायग्नोस। ये नर्सिंग डायग्नोस का एक सेकेंड टाइप है। एंड रिस्क नर्सिंग डायग्नोस इज अ क्लिनिकल जजमेंट वेयर द प्रॉब्लम इज नॉट क्लियरली प्रेजेंट but the presence of risk factors suggests that problem is likely to develop unless nurses intervene। ठीक है, रिस्क नर्सिंग डायग्नोस तब दी जाती है जब कोई प्रॉब्लम अभी मौजूद नहीं होती लेकिन पेशेंट की कंडीशन या रिस्क फैक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप होने का चांस होता है। नर्स इस रिस्क को असेस करके प्रिवेंटिव इंटरवेंशन करती है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को। फॉर एग्जाम्पल, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। हर हॉस्पिटल पेशेंट को इन्फेक्शन होने का हर जो पेशेंट हॉस्पिटल में होता है उसको इन्फेक्शन होने का चांस होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में ये रिस्क फर्दर बढ़ जाता है, फर्दर ही ज़्यादा होता है। रिस्क फॉर फॉल। फॉर एग्जाम्पल, ड्राउजी या नींद में या बेहोशी की हालत में पेशेंट में गिरने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये रिस्क फॉर फॉल जो है ये रिस्क नर्सिंग डायग्नोस है। ठीक है, रिस्क फॉर ब्लीडिंग। जिन पेशेंट्स का प्लेटलेट लो होते हैं तो उनका ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा होता है, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट को हम जो नर्सिंग डायग्नोज देंगे वो उसको रिस्क नर्सिंग डायग्नोज कहेंगे और उसको हम कहेंगे रिस्क फॉर ब्लीडिंग। टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोज में अब थर्ड टाइप है पॉसिबल nursing diagnose. A possible nursing diagnose is made when evidence about a health problem is incomplete or unclear. More data is required to confirm or rule out the diagnosis. पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोस तब दी जाती है जब पेशेंट के हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पूरा एविडेंस अवेलेबल नहीं होता। नर्स को ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है ताकि जो डायग्नोस है इसको फर्दर कंफर्म हो करके प्रॉब्लम ताकि ये डायग्नोस जो है फर्दर कंफर्म हो सके कि प्रॉब्लम मौजूद है या नहीं। फॉर एग्जांपल, पॉसिबल सोशल आइसोलेशन। अगर एक बुजुर्ग औरत जो अकेली रहती है हॉस्पिटल में एडमिट होती है और नर्स देखती हैं कि उसके भी कोई विजिटर नहीं है और नर्सिंग स्टाफ की अटेंशन पसंद करती है वो एल्डरली पेशेंट, तो नर्स इनिशियली उसके लिए लिखेगी पॉसिबल सोशल आइसोलेशन। मीन्स अभी इसका जो डायग्नोज बनेगा वो पॉसिबल सोशल आइसोलेशन का डायग्नोज होगा, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए उसे फर्दर डेटा चाहिए होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। Number 4 is syndrome nursing diagnose. A syndrome nursing diagnose is a nursing diagnose that include a cluster of related diagnoses occurring together due to a common cause or condition. Syndrome nursing diagnose तब दी जाती है जब एक पेशेंट में मल्टीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक साथ मौजूद हों जो एक ही वजह से होती हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन को डिस्क्राइब करता है जो मल्टीपल नर्सिंग इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है इसकी वजह से। फॉर एग्जांपल, डिसयूज सिंड्रोम। एक लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट को ये डायग्नोज दिया जा सकता है क्योंकि उसमें मल्टीपल एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, मतलब उसको मूवमेंट करने में मुश्किल होती है, दिक्कत होती है,
रिस्क फॉर इन्फेक्शन, बेस्ट बेड रेस्ट की वजह से इम्यूनिटी वीक हो सकती है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन को फर्दर प्रोन हो जाता है। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, बेड सोर्स होने का चांस फर्दर बढ़ सकता है क्योंकि वो जो है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बेड रिडन है। 5 वेलनेस नर्सिंग डायग्नोस, ये फिफ्थ टाइप है नर्सिंग डायग्नोस की। So what is a wellness nursing diagnosis? A wellness nursing diagnosis indicates a healthy response in a client who desires to achieve a higher level of well-being. It reflects a clinical judgment about an individual, family or community transitioning from a specific level of wellness to a higher level. ओके, सो वेलनेस नर्सिंग डायग्नोज तब दी जाती है जब पेशेंट या कम्युनिटी ऑलरेडी हेल्दी होती है लेकिन वो अपनी हेल्थ या वेलबींग को और बेहतर बनाना चाहती है। ये डायग्नोज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, पोटेंशियल फॉर इनहेंस स्पिरिचुअल वेलबींग, अगर एक पेशेंट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो ये डायग्नोज दिया जा सकता है। एंड नंबर 2 इज कंप्लायंस टू हेल्थ मेंटेनेंस, जब पेशेंट अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए तैयार दिखाई देता है, वो रेडी होता है कि उसके हेल्थ को फर्दर इम्प्रूव किया जा सके, तो उसको कहते हैं कंप्लायंस टू हेल्थ मेंटेनेंस। नंबर 3 इज रेडीनेस टू लर्न, जब पेशेंट नए हेल्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स सीखने में इंटरेस्ट शो करता है तो उसको हम डायग्नोज देंगे रेडीनेस टू लर्न। नॉलेज डिफिसिट, ये डायग्नोज हम कर देंगे जब पेशेंट के पास किसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता लेकिन वो सीखना चाहता है, वो चाहता है कि इस डिजीज़ के बारे में उसको फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाए। तो इस तरह की पेशेंट्स को हम कहेंगे, इस तरह के इंडिविजुअल को हम क्या डायग्नोज देंगे, नॉलेज डिफिसिट। सेकेंड कंपोनेंट में राइटिंग नर्सिंग डायग्नोज। अब नर्सिंग डायग्नोज को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसके लिखने का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जो PES फॉर्मेट के मुताबिक लिखा जाता है। सो P इज प्रॉब्लम, ठीक है, नेंडा डायग्नोस्टिक लेवल, इसको P को हम कह सकते हैं कि ये एक नेंडा की तरफ से एक डायग्नोस्टिक लेवल होता है। ये एक स्टैंडर्डाइज नर्सिंग डायग्नोज होता है जो नेंडा 1 लिस्ट से सेलेक्ट किया जाता है। ये पेशेंट की हेल्थ इशू को डिफाइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है जिसमें मोबिलिटी में इशू है तो हम क्या उसको डायग्नोज देंगे, जो नेंडा के अकॉर्डिंग होगा उसको हम लिखेंगे इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, ठीक है। तो ये इसका इशू होगा, ये इसका नेंडा डायग्नोस्टिक लेवल होगा। नंबर 2 इज ई इज इटियोलॉजी, मीन्स कॉजल फैक्टर्स, किस वजह से ये इशू हुआ है। सो ये प्रॉब्लम की वजह या कॉज को डिस्क्राइब करता है, इसमें उन फैक्टर्स का जिक्र होता है जो इश्यूज को डेवलप कर रही है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे रिलेटेड टू। अब ये जो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी है, इसका कॉजल फैक्टर क्या है, तो इसका कॉजल फैक्टर है मसल्स वीकनेस, तो हम लिखेंगे इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी और हम इसके बाद आगे ई लिखेंगे, एटियोलॉजी लिखेंगे, जिसको हम कहेंगे, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू मसल वीकनेस, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया इसका। हमने पहले लिखा प्रॉब्लम, देन हमने इटियोलॉजी लिखी, अब हम लिखेंगे एस विच इज साइन एंड सिम्टम, यानी हमें कैसे पता चला कि इस पेशेंट कोई इशू है, तो कौन से साइन एंड सिम्टम थे, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक थे। सो ये वो स्पेसिफिक सिम्टम्स या ऑब्जर्वेशन होते हैं जो असेसमेंट के दौरान नोट किए जाते हैं और इसको हम कैसे लिखते हैं, एज एविडेंस बाय, AED का यूज करते हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी और फिर हम कॉजल फैक्टर लिखेंगे रिलेटेड टू मसल्स वीकनेस एंड देन हम उसका थर्ड कंपोनेंट लिखेंगे AEB एज एविडेंट बाय डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड मसल स्टिफनेस। सो फाइनल नर्सिंग डायग्नोज क्या बनेगा, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी जो कि एक्चुअल इशू है, देन आगे हम लिखेंगे रिलेटेड टू मसल्स वीकनेस, ये रिलेटेड टू मसल वीकनेस जो ये हमारी क्या है, कॉजल फैक्टर है, ये इटियोलॉजी है। एंड देन हम थर्ड पार्ट लिखेंगे इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है, उसको हम कैसे लिखेंगे, एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड मसल स्टिफनेस। तो ये एक हमारा कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोज का स्टेटमेंट बन जाएगा। ये फर्दर कुछ एग्जाम्पल्स हैं नर्सिंग डायग्नोज के जो PES फॉर्मेट के मुताबिक लिखे गए हैं। एक्यूट पेन related to incision on abdomen secondary to appendectomy as evident by
पेन स्केल 8। सो हमारे पास जो एक्यूट पेन का वर्ड है ये क्या है, ये डायग्नोस्टिक लेवल है जो नेंडा ने दिया है, ठीक है। और इंसिजन ऑन एब्डोमेन ये क्या है, ये हमारे पास कॉजल फैक्टर है कि एक्यूट पेन किस वजह से हो रहा है, कॉज को क्या है, उसका कॉज ये है कि उसके एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन है। एंड थर्ड पार्ट क्या है, अब हमें कौन सी साइन एंड सिम्टम से पता चल रहा है, अब उसका जो साइन एंड सिम्टम है एस वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो क्या है, एज एविडेंट बाय पेन स्केल 8, क्योंकि उसको पेन हो रहा है और पेन स्केल जो कि 1 to 10 होता है उसमें उसका पेन 8 है, तो ये उसके साइन एंड सिम्टम शो कर, तो ये कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है। सेकेंड है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट secondary to tonsillitis as evident by temperature 38 डिग्री C। थर्ड जो हमारे पास डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट है वो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू डिक्रीज्ड फाइबर डाइट ड्यू टू अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। थर्ड कंपोनेंट इज गोल और आउटकम, ठीक है। हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड कंपोनेंट है गोल। ऑन द बेसिस ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस goals statement are created. It is a plan of what needs to be accomplished. Based on these goals, the nurse develops an individualized care plan, including related nursing interventions or actions. ठीक है, गोल्स या आउटकम नर्सिंग डायग्नोस के मुताबिक बनाए जाते हैं ताकि पेशेंट की बेहतरी का एक और क्लियर टारगेट सेट हो, ठीक है। जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके बेस के ऊपर हम एक गोल बनाते हैं और इस गोल के लिए फिर हम फर्दर कोशिश करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें और जो इशू है उसको हम रिजॉल्व करें, ठीक है। तो जो हमारा गोल होता है वो किसके ऊपर बनता है, नर्सिंग डायग्नोस की बेसिस के ऊपर बनता है, ठीक है। गोल्स, अब गोल कैसा होना चाहिए, गोल स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट क्या है, अब हम इसमें एक से एक को डिटेल से पढ़ते हैं। सो एस इज फॉर स्पेसिफिक, गोल्स बिल्कुल क्लियर और फोकस होना चाहिए, ये एग्जैक्टली बताएगा कि पेशेंट में क्या इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का पेन लेवल 3 डेज में जो है 8 आउट ऑफ 10 से 4 आउट ऑफ 10 हो जाएगा। सो ये एक स्पेसिफिक गोल है कि हमने पेन को कम करना है और कितना कम करना है, 3 आउट ऑफ 10 से 8 आउट ऑफ 10 से 4 आउट ऑफ 10 हो जाएगा। मतलब जो हाइट पेन था, पेन बहुत ज़्यादा था, 8 था, अब उसको हम कोशिश करेंगे, स्पेसिफिक होंगे पेन को कम करने के लिए ताकि वो पेन जो है 8 से 4 में आ जाए, ठीक है। हमारा जो गोल है हमेशा एम से इज मेजरेबल, मतलब मेजरेबल होगा, ठीक है। गोल जो है क्वांटिफाइल होना चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट को असेस किया जा सके। फॉर एग्जांपल पेशेंट का टेम्परेचर 24 घंटे में 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, मतलब हमने जो गोल सेट किया है वो मेजरेबल भी है, हम उसको मेजर भी कर सकते हैं कि पहले जो है पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा था, उसको फीवर था 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने अब ऐसा गोल बनाया है कि उसकी थ्रू जो है हम पेशेंट का टेम्परेचर कम करेंगे और हम जो कम कर रहे हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं। पहले 38 था, अब 37 हो गया 24 आवर में, ठीक है। ए इज़ फॉर अचीवेबल या अटेनेबल इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। सो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए और पॉसिबल होना चाहिए, जो पेशेंट की जो कंडीशन है उसको जो है उसकी जो है इम्प्रूव कर सके उसके मुताबिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पेशेंट दिन में कम से कम 5 मिनट चलने लगेगा। सो अगर हम ऐसे कहते हैं एक कम्प्लीटली बेड रिडन पेशेंट है, अगर हम उसको कहेंगे कि इसके साथ हम इतनी मेहनत करेंगे, उसको हम इतना सपोर्ट देंगे कि एटलीस्ट 5 मिनट्स जो है वो दिन में चलने लगेगा, तो ये जो है एक अचीवेबल गोल है। आर इज रियलिस्टिक, पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक फिजिबल गोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पेशेंट 2 दिन में डाइटरी फाइबर इंटेक बढ़ाएगा और कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये एक रियलिस्टिक गोल है, पॉसिबल है कि 2 दिन में अगर पेशेंट जो है फाइबर इंटेक इंक्रीज करेगा तो उसका जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा जो है हमारे पास गोल रियलिस्टिक होना चाहिए कि वो जो हम डायग्नोज बना रहे हैं, जो हम गोल बना रहे हैं उसको हम अचीव भी कर सकें, मतलब हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ना करें, वो अचीव करने वाला भी हो। ओके, टी इज फॉर टाइम बाउंड,
गोल एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जो हम गोल बनाते हैं उसके साथ हम टाइम भी सेट करते हैं कि इतने टाइम में हम सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, पेशेंट 3 दिन के अंदर पेन कंट्रोल के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स अडॉप्ट कर लेगा। उसको जो पेन हो रहा है उसको हम इतना ट्रेन करेंगे कि 3 दिन में वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू जो है अपने पेन को कम कर सकेगा। तो ये एक टाइम बाउंड है, इसमें हमने टाइम का फैक्टर दिया है कि 3 दिन के अंदर पेन जो है कंट्रोल करेगा थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक्स। सो स्मार्ट गोल से इंश्योर होता है कि नर्सिंग इंटरवेंशंस इफेक्टिव और वेल स्ट्रक्चर्ड हो ताकि पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव हो सके। सो हमारे गोल हमेशा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, हमेशा स्मार्ट होने चाहिए कि हम उनको अचीव कर सकते विद इन टाइम फ्रेम। थर्ड कंपोनेंट जो कंटिन्यू है अभी, उसमें है हमारे पास गोल। और नर्सिंग गोल जो है हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, या तो वो शॉर्ट टर्म गोल होगा या तो वो लॉन्ग टर्म गोल होगा। So what is short-term goal? It is achieved relatively quickly, usually within a day or up to 2 weeks. Short-term goals are useful for clients who required health care for a short time. ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल जो हैं जल्दी अचीव होने वाले गोल्स होते हैं जो यूजुअली 1 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक कंप्लीट हो जाते हैं। और ये शॉर्ट टर्म गोल्स यूजुअली उन पेशेंट के लिए होते हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट का जो है हमारा अगर गोल होगा कि पेशेंट का टेम्परेचर 37 डिग्री तक कम हो जाए मेरी शिफ्ट के ख़त्म होने तक, तो ये जो 6 आवर के शिफ्ट में है उसमें ये अचीवेबल है, मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड में वो अचीवेबल है, तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म गोल। पेशेंट का पेन स्केल जो है 8/10 से 4/10 हो जाएगा अगले 24 आवर्स में, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल, पेशेंट 48 घंटों के अंदर खुद से बाथरूम जा सकेगा बिना असिस्टेंस के, तो ये अगेन एक शॉर्ट टर्म गोल है जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड में अचीवेबल है। पेशेंट 1 वीक के अंदर कम से कम 50 मीटर चलने लगेगा बिना किसी मुश्किल के, अगेन शॉर्ट टर्म गोल। पेशेंट 3 दिन के अंदर ऑरल फ्लूइड इनटेक 2 लीटर्स पर डे तक बढ़ाएगा डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो 2 हफ्ते में जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जो गोल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स जो है हमारे पास इमीडिएट पेशेंट इम्प्रूवमेंट होती है और ये जल्दी अचीव होते हैं। सेकेंड हमारे पास होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। So what are long-term goals? It will take long time to achieve, usually weeks to months. Long-term goals are often used for clients who live at home or have chronic health problems, for clients in nursing homes, extended care facilities, and rehabilitation centers. लॉन्ग टर्म्स गोल्स क्या होते हैं, ये ज़्यादा टाइम लेने वाले गोल्स होते हैं जो यूजुअली वीक से मंथ तक अचीव होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स अक्सर उन पेशेंट के लिए यूज़ होते हैं जो घर पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रॉनिक इलनेस का शिकार जो लोग होते हैं या नर्सिंग होम से जो पेशेंट होते हैं, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज़ में और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जो पेशेंट होते हैं, यूजुअली उनको लॉन्ग टर्म गोल्स चाहिए होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, client will regain full strength of his right arm in 6 weeks. मीन्स क्लाइंट जो है 6 वीक के अंदर अपने राइट आर्म की फुल स्ट्रेंथ वापस हासिल कर लेगा। तो ये ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा टाइम है, 6 वीक्स का टाइम है, ठीक है। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म गोल है। Patient will bring his diabetes under control within 3 months through diet and exercise. मतलब पेशेंट 3 मंथ्स में अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रेंज में ले आएगा थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइजेस, ठीक है। पेशेंट्स 2 मंथ के अंदर बिना वॉकर के चलने के काबिल हो जाएगा आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब कि जो पेशेंट है वो एटलीस्ट 2 मंथ्स के अंदर जो है वॉक करने के काबिल होगा। तो जो है 2 मंथ्स के अंदर, तो 2 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग टाइम है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। पेशेंट 6 मंथ में अपना वेट 10 kg रिड्यूस करेगा थ्रू बैलेंस डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। सो अगेन ये जो है एक लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल का फोकस जो है ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर होता है ताकि पेशेंट इंडिपेंडेंट और हेल्थी लाइफस्टाइल जो है जी सकें।
तो लॉन्ग टर्म गोल्स यूजुअली उन पेशेंट के लिए होता है जो कि होम में होते हैं यूजुअली और बेड रिडन होते हैं या क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं, या जो है वो एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज़ में होते हैं या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में होते हैं। तो वो लॉन्ग टाइम के लिए एडमिट होते हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है और उनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए उनकी जो गोल्स हमने सेट किए होते हैं उनको अचीव करने में भी टाइम लगता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म गोल्स कहलाते हैं। Case study 2. A 24-year-old girl is admitted in the emergency department with a temperature of 38 degrees centigrade. During history taking, she verbalized, "I have fever for 4 days." She is awake and alert and shivering. On assessment, nurse identified that the patient has redness and swelling in her throat. Her vital signs are temperature 36 degrees centigrade per oral, pulse 120 per minute, and BP 140 per 140 by 95. So task 2 is, on the basis of the knowledge, develop nursing diagnose and short term goal for this patient. ये हमारे पास एक पेशेंट है, ये इसका क्या सिनेरियो है, तो आपने इस सिनेरियो की बेसिस के ऊपर एक नर्सिंग डायग्नोज बनाना है और उसके साथ एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना है, ठीक है। और आपने अपना आंसर जो है मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर दिया है उसके साथ कंपेयर करना है कि आपने ठीक लिखा है या नहीं, ठीक है। तो ये उसके सिनेरियो का आंसर है। नर्सिंग डायग्नोज इसका ये बनेगा और नर्सिंग गोल शॉर्ट टर्म गोल उसका ये बनेगा। नाउ हम बात करेंगे फोर्थ कंपोनेंट के ऊपर। फोर्थ कंपोनेंट इज इम्प्लीमेंटेशन और इंटरवेंशन। So nursing interventions are actual treatments and actions performed to help the patient achieve the set goals. The nurse uses their knowledge, experience, and critical thinking skills to determine which intervention will benefit the patient the most. नर्सिंग इंटरवेंशन वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए की जाती हैं। नर्स अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्लिनिकल जजमेंट यूज़ करता है ताकि बेस्ट पॉसिबल इंटरवेंशन सेलेक्ट करे जो पेशेंट की रिकवरी में मदद दे सके। फॉर एग्जांपल, फॉर पेन मैनेजमेंट, administer prescribed pain medication and apply cold compression. So अगर पेशेंट को दर्द होता है तो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब पेन किलर्स देना और कोल्ड कंप्रेशन लगाना, इसको क्या कहेंगे? नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, किसी को हाइपरथर्मिया है तो हम क्या करेंगे? इनकरेज फ्लूइड इनटेक एंड प्रोवाइड टेपिड स्पंज बाथ। किसी को हाइपरथर्मिया है तो उसको मतलब हाइपरथर्मिया है, हाई फीवर है, तो उसको हम इनकरेज करें कि ज़्यादा पानी पिए ताकि उसका टेम्परेचर जो है उसका उसकी जो बॉडी में से फ्लूइड लॉस हो रहा है इसको जो है हम दोबारा जो है रिप्लेस कर सकें और हम उसको स्पंज बाथ देंगे या टेपिड स्पंज बाथ देंगे ताकि उसकी फीवर को कंट्रोल कर सकें। थर्ड, फॉर कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन के लिए नर्सेस क्या इंटरवेंशन करेगी? अगर पेशेंट को कब्ज का मसला है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो ज़्यादा फाइबर वाली डाइट रिकमेंड करना और चलने फिरने मतलब मोबिलिटी को इनकरेज करना जो है कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करेगा। तो नर्स क्या करेगी? इस पेशेंट को हाई फाइबर डाइट जो है रिकमेंड करेगी और इसको जो है इनकरेज करेगी, उसको जो है सपोर्ट करेगी, उसको जो है टीचिंग देगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी करें ताकि आपकी कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है वो रिजॉल्व है हो। तो ये जो सब एक्शंस हैं, इश्यूज के लिए स्पेसिफिक एक्शंस लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना, इसको क्या कहते हैं? इंटरवेंशन। टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस। नर्सिंग इंटरवेंशंस को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन, डिपेंडेंट इंटरवेंशन, कोलैबोरेटिव और इंटरडिपेंडेंट इंटरवेंशंस, ठीक है। तो हम एक एक को डिटेल से देखते हैं कि कौन से इंटरवेंशन का क्या मतलब है। इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस, ठीक है। These are actions that nurses can perform on their own without needing supervision or a doctor's order. For example, back massage, cold sponging, and deep breathing exercises. इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन ये वो नर्सिंग इंटरवेंशन है जो नर्स बिना किसी डॉक्टर या सुपरवाइजर की परमिशन के खुद से कर सकती हैं। इसमें कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल,
अगर पेशेंट को बुखार हो तो कोल्ड स्पंजिंग करना, या अगर पेशेंट्स को ब्रीथिंग में मुश्किल हो रही हो तो उसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का कहना। तो इसमें किसी इंस्ट्रक्शन की या किसी सुपरवाइज़र की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये नर्स खुद कर सकती है, इसलिए इन इंटरवेंशन को कहते हैं इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस। सेकेंड हमारे पास है डिपेंडेंट इंटरवेंशंस। These requires doctor's order or instructions before the nurse can perform them. For example, जो है administering medication prescribed by the doctor. Dependent interventions वो होती हैं जो सिर्फ डॉक्टर की अप्रूवल या इंस्ट्रक्शन के बाद दी जाती हैं, जैसे डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए गए पेन किलर्स देना। फॉर एग्जांपल किसी को पेन हो रहा है तो हमने अपने डिफरेंट जो है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज या माइंड डाइवर्जन थेरेपी उसको दे दी है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, डॉक्टर को कहेंगे कि आप हमें एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दें ताकि हम उसको दें। तो जब हमें डॉक्टर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा कि इतनी डोज देनी है और इस रूट से देनी है और इस पेशेंट को देनी है, तो ये जो है जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट इंटरवेंशन, क्योंकि हम डिपेंडेंट हुए डॉक्टर के ऊपर, हमने उनसे परमिशन ली और उसके बाद वो हमने इंटरवेंशन अप्लाई किया, इसलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट इंटरवेंशन। So third one is collaborative or interdependent interventions. These roles involve working with other healthcare professionals to provide patient care. For example, consulting a physiotherapist for a patient's mobility exercises. ये वो इंटरवेंशंस हैं जो नर्स अकेले नहीं करती बल्कि दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिलकर करती हैं। इसमें डिफरेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट की गाइडेंस या कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को डाइट प्लान चाहिए तो नर्स न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करेगी। अगर पेशेंट को रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस की ज़रूरत हो तो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करेगी। सो मीन्स इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ नर्स जो है कोलाबोरेट करती है, उनके साथ कंसल्ट करती है और उनको जो है इन्वॉल्व करती है पेशेंट केयर में, इसलिए इसको कहते हैं कोलाबोरेटिव और इंटरडिपेंडेंट इंटरवेंशंस। केस स्टडी 3। सो अगेन ये सेम सिनेरियो है, तो इस केस के एक क्वेश्चन है एंड में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर फाइंड आउट करें और अपने पास नोट कर लें। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको इसका आंसर देंगे, अपना आंसर उसके साथ कंपेयर करना है, जो आंसर आपने लिखा है वो ठीक है या नहीं। सो टास्क आपका है बेस्ड ऑन नर्सिंग डायग्नोज एंड गोल मेक एटलीस्ट 2 to 3 इंटरवेंशंस फॉर पेशेंट। ठीक है, तो ये आंसर है इंटरवेंशन ऑफ केस स्टडी 3। So fourth component is evaluation. So what is evaluation? In this phase, the nurse examines the patient progress in relation to the goals and outcomes criteria to determine whether a problem is resolved, in the process of being resolved, or remain unresolved. ठीक है? Evaluation is achieved through assessing the client's progress toward goal achievement and observing the effectiveness of the nursing care plan. So evaluation का जो nursing process का step है वो आखिरी step है जिसमें nurse ये assess करती है कि patient की condition set goals और expected outcomes के मुताबिक improve हुई है या नहीं। ये चेक करने के लिए नर्स पेशेंट के रिस्पॉन्स को मॉनिटर करती है और देखती है कि नर्सिंग इंटरवेंशन कितनी इफेक्टिव रही है। अगर पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो गई है तो डायग्नोज रिजॉल्व माना जाता है। अगर बेहतर हो रही हो लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई हो तो प्रोसेस ऑनगोइंग होता है, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो केयर प्लान को रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोज इम्पेयर्ड मोबिलिटी था और नर्स ने एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी प्लान की थी, तो इवॉल्यूएशन में देखा जाएगा कि पेशेंट की मूवमेंट इम्प्रूव हुई है या नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी तो प्लान इफेक्टिव समझा जाएगा, अगर नहीं तो नए इंटरवेंशंस सोचने पड़ेंगे। इस फेज का एम ये है कि नर्सिंग केयर को कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जाए और पेशेंट की हेल्थ को बेस्ट पॉसिबल आउटकम तक ले जाया जाए। टाइप्स ऑफ इवॉल्वेशन। नर्सिंग इवॉल्वेशन फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हुई है। ऑनगोइंग इवॉल्वेशन, नंबर 2 इज इंटरमीडिएट इवॉल्वेशन, थर्ड इज टर्मिनल इवॉल्वेशन।
सो इन तीनों को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सो व्हाट इज ऑनगोइंग इवैल्यूएशन? दिस इज डन ऑन एवरी कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, स्पेशली आफ्टर इंटरवेंशन टू मॉनिटर प्रोग्रेस कंटिन्यूसली। सो इसमें हर बार जब पेशेंट नर्स जो है पेशेंट से मिलती है तो उसकी कंडीशंस को असेस करती हैं, खासकर किसी इंटरवेंशन के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन दिया गया है तो नर्स चेक करेगी कि सांस लेना जो है उसका बेहतर हुआ है या नहीं। तो ये क्या होगा? ऑन गोइंग इवॉल्वेशन होगा। Number two is intermittent evaluation. ठीक है, this is done at specific time intervals to assess the patient progress based on set criteria. तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद की जाती है ताकि पेशेंट की प्रोग्रेस को मेजर किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है उसको पेन हो रहा है, ठीक है, 1 to 10 के स्केल पर हमने उसका पेन मेजर किया है तो उसका पेन जो है वो 8 था। सो नर्स ये डिसाइड करती ही कि जो है 3 आवर्स के बाद उसका मैं पेन का लेवल चेक करूंगी, उसका पेन लेवल एटलीस्ट 3 से कम होना चाहिए। तो ये 3 घंटे के बाद उसने जो है एक प्लान बनाया कि वो इवॉल्वेट करेगी उस, और इसका पेन जो है कम से कम 3 से कम होना चाहिए। तो ये क्या है? इंटरमिटेंट इवॉल्वेशन है, क्योंकि वो जो उसका पेन था अभी ख़त्म मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसने एक टाइम ड्यूरेशन दिया था कि कम से कम इतना होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे? इंटरमिटेंट इवॉल्वेशन। Number third is terminal evaluation. This is conducted at the time of discharge to determine the overall effectiveness of the nursing care plan. ये डिस्चार्ज के वक्त होती है ताकि ये देखा जा सके कि नर्सिंग इंटरवेंशन कितनी इफेक्टिव रही है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को सर्जरी हुई थी तो डिस्चार्ज के वक्त देखा जाएगा कि वुंड हील हो रहा है या नहीं, इन्फेक्शन तो नहीं है, और पेशेंट को घर पे अपनी केयर का सही तरीका पता भी है या नहीं। तो ये क्या होगा? एक इंटरवेंशन हो गई है और पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला है, उस वक्त हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? टर्मिनल इवैल्यूएशन। Developing nursing care plan. So, what is nursing care plan? The nursing care plan is a written guide that organizes information about a client's care into a meaningful word. So, nursing care plan NCP एक लिखा हुआ गाइड होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो पेशेंट की केयर से मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करता है, उसको एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करता है। ये इंश्योर करता है कि हर नर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो पेशेंट का ख्याल रख रहा है उसे क्लियर गाइडेंस मिले। मतलब जो एनसीपी होती है, जो नर्सिंग केयर प्लान होता है, ये हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर को गाइड करता है। सो द पर्पस ऑफ रिटन केयर प्लान इज टू प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर इंडिविजुअलाइज्ड केयर। तो ये प्लान हर पेशेंट की स्पेसिफिक नीड के मुताबिक तैयार किया जाता है ताकि उसकी बेहतरीन केयर की जा सके। हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, इसलिए इंडिविजुअलाइज केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार है, उसको डायबिटीज़ हो गया है, तो उसकी एनसीपी में शुगर मॉनिटरिंग और डाइट मैनेजमेंट शामिल होगी। तो जो मतलब जो पेशेंट की अनकंट्रोल्ड डाइट थी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी, उसके अकॉर्डिंग हमने गोल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग उसका नर्सिंग केयर प्लान बना है, और इसमें ये शामिल है कि उसकी शुगर मॉनिटरिंग होगी और उसकी डाइट मैनेजमेंट होगी। तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक जो उसको नर्स है उसको डायरेक्शन देता है फॉर इंडिविजुअलाइज्ड केयर। नंबर टू इज प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ये इंश्योर करता है कि अगर एक नर्स जो शिफ्ट कर रही है, दूसरी नर्स आएगी तो पेशेंट की केयर स्मूथली कंटिन्यू होगी। एक नर्स जाएगी, दूसरी नर्स आएगी, और इस केयर में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, इससे कोई भी ज़रूरी इंटरवेंशन मिस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट को हर 6 घंटे बाद मेडिसिन दी जानी है तो एनसीपी में ये मेंशन होगा ताकि अगली नर्स जो आएगी वो उसको फॉलो करे। सो कंटिन्यूटी ऑफ केयर इसमें होती है, इसमें इंटरप्शन नहीं होती। नंबर थ्री इज provide direction about what needs to be documented on the client's progress notes. So, एनसीपी ये गाइड करता है कि पेशेंट की प्रोग्रेस नोट्स में क्या लिखना है ताकि उसकी रिकवरी या डिटोरिएशन को असेस किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट का बीपी अनस्टेबल है तो हर रीडिंग रिकॉर्ड करनी ज़रूरी है ताकि ट्रीटमेंट प्लान एडजस्ट किया जा सके। तो ये क्या करता है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी एक गाइड देता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है क्लाइंट के प्रोग्रेस के बारे में। नंबर फोर इज सर्व्स एज अ गाइड फॉर असेसिंग
स्टाफ टू केयर फॉर द क्लाइंट। एनसीपी से ये भी डिसाइड होता है कि किस स्टाफ मेंबर को पेशेंट की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाए। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट को स्पेशलाइज्ड वुंड केयर की ज़रूरत है तो एक ट्रेन वुंड केयर नर्स को असाइन किया जाएगा। उसको बेहतरीन केयर दी जाएगी और जो नर्स है वो भी कॉम्पिटेंट होगा वो केयर प्रोवाइड करने में। अ वेल स्ट्रक्चर्ड नर्सिंग केयर प्लान जो है वो इम्प्रूव करता है पेशेंट सेफ्टी को और एक सिस्टमेटिक केयर प्रोवाइड करता है और इन्हेंस करता है कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हमने जितना भी नर्सिंग केयर प्लान पढ़ा, ये नर्सिंग केयर प्लान का एक रिटन डॉक्यूमेंट है। हमने नर्सिंग केयर प्रोसेस पढ़ा, उस नर्सिंग केयर प्रोसेस के बेस के ऊपर एक नर्सिंग केयर प्लान बनाए जाते हैं। तो ये वो पेज है, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें प्लान्स मौजूद होते हैं और जब भी कोई इशू आता है तो नर्स इन प्लान्स को उठाती है और इसके अकॉर्डिंग जो है पेशेंट के ऊपर जो है इंटरवेंशंस करती है और उसको इवॉल्वेट करती है। इसमें हमारे पास वही स्टेप फॉलो हैं। अगर हम असेसमेंट में देखते हैं तो इसमें हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा भी है जिसमें पेशेंट ने वर्बलाइज किया है ही वॉज इन पेन, सीवियर पेन, ही फर्दर टोल्ड अ पेन स्कोर ऑफ 8 on 10 ऑफ पेन स्केल। ठीक है, तो ये उसका सब्जेक्टिव डेटा है। उसने पेशेंट नर्स को बताया है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और जब उससे नर्स ने फर्दर पूछा है कि 0 to 10 या 1 to 10 की स्केल में आप मुझे बताएं कि आपको कितना पेन हो रहा है, तो पेशेंट ने उसको सब्जेक्टिव डेटा में बताया है कि उसको 8 out of 10 का जो है पेन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में अ पेशेंट बॉय कंप्लेंट ऑफ सीवियर स्टमक एक, उसने बताया है कि उसको सीवियर स्टमक एक है और नर्स ने ऑब्जर्व किया है इंटेंस फेशियल एक्सप्रेशन, एब्डोमेन वाज स्टैंडर्ड ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। नर्स ने जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में भी आइडेंटिफाई किया है कि उसका एब्डोमेन जो है वो टेंडर्ड है, उसको पेन हो रहा था। तो ये क्या था, ऑब्जेक्टिव डेटा। इसमें नर्स ने असेसमेंट की थी। ये क्या था, सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट ने अपनी फीलिंग्स और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर डायग्नोज बनाया गया था। वो डायग्नोज क्या था, एक्यूट पेन, मतलब स्टमक एक रिलेटेड टू, तो ये क्या था, कॉजल फैक्टर था इंजेक्शन ऑफ अनहाइजेनिक जंक फूड एज एविडेंट बाय यहाँ से शो कर रहा है कि हमारे पास पेशेंट के साइलेंट सिम्टम्स हैं। साइलेंट सिम्टम्स पेशेंट के क्या थे, क्लाइंट्स इंटेंस फेशियल एक्सप्रेशन एंड पेन स्कोर ऑफ 9 और 8 out of 10। तो ये एक पेशेंट का कंप्लीट डायग्नोस बना जिसमें एक्यूट पेन है। वजह क्या थी, किस वजह से है, रिलेटेड टू इंजेक्शन ऑफ अनहाइजेनिक फूड, मतलब उसने गंदा खाना खाया था। और हमने कंफर्म कैसे किया इस पेन को, हमें साइन सिम्टम्स क्या पेन कि उसका एब्डोमेन टेंडर था और उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो पेन वाले थे। तो ये हमारे कंप्लीट नेंडा के अकॉर्डिंग एक डायग्नोस बना। अब इसके अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए कि पेशेंट पेन विल बी 2 from 9 on the पेन स्केल 0 to 10। ठीक है, तो हमने इस शॉर्ट टर्म गोल में ये लिखा कि मेरे शिफ्ट खत्म होने पर पेशेंट का गोल जो पेशेंट का पेन जो 9 था वो 2 होगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, बाय द एंड ऑफ 2 weeks पेशेंट विल बी पेन फ्री। और इसका जो पेन है एटलीस्ट 2 weeks में 0 तक आ जाएगा। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल होगा। शॉर्ट टर्म गोल में हमने देखा कि थोड़ा सा कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म गोल में हमने देखा कि कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा 2 weeks में। अब हमने इसके लिए इंटरवेंशन क्या की, ठीक है, तो अपनी इंटरवेंशन ये की, हमने उसका असेस पेन ऑन पेन स्केल एवरी 4 hour, हर 4 घंटे पर के बाद हमने पेन स्केल के ऊपर उसका पेन असेस किया। उसके वाटर साइंस जो है हमने 4 घंटे बाद चेक किए और उसको हमने प्रिस्क्राइब मेडिकेशन दी। ठीक है, एंड प्रोवाइड बैक केयर, encourage patients for deep breathing exercises। और हमने पेशेंट को फर्दर इंकरेज किया कि वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करे तो उसका पेन कम हो। तो ये वो नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं जो नर्स ने इम्प्लीमेंट करनी है ताकि उसका पेन कम हो। और एंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, हमने इवॉल्वेट करना है। ठीक है, कि क्या जो हमने स्ट्रेटजीज की थी, हमने जो इंटरवेंशंस की थी, ये इफेक्टिव थी या नहीं थी। बाय द एंड ऑफ माई शिफ्ट पेशेंट्स पेन वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 9 to 10 on the patient scale on the pain scale of 0 to 10। जो शिफ्ट खत्म हो रहा था तो पेशेंट ने इवॉल्वेट किया और उसने डॉक्यूमेंट किया कि यस पेन जो है वो खत्म था। इट मीन्स के जो हमने प्लान बनाया था वो इफेक्टिव था और
पेशेंट का पेन कम हो गया। तो आज हमने कंप्लीट बात की नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, कौन से स्टेप्स होते हैं एंड उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन हम कैसे इवॉल्वेट करते हैं। ओके, थैंक यू। ये हमारे रेफरेंसेस हैं।